to Teaching पाठशाला and it's me, your educator ज्योति। ये वीडियो मास्टर क्लास नंबर 5th है या फिर मास्टर क्लास लेक्चर नंबर 5th है, ओके, जिसमें कि हम ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे CSI नेट क्वेश्चन भी पूछता है। साथ ही साथ जिस भी एग्जाम में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इससे पहले ऑलरेडी 4 मास्टर क्लासेस जा चुकी हैं। मेक श्योर अगर आपने देखा नहीं है तो इसे जरूर देखिएगा, बिकॉज ये जो मास्टर क्लासेस हैं ये आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो कि डील किया जा रहा है उसमें आपको मास्टर बना देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल बेसिस पे डिस्कशन होता है इन सारी की सारी क्लासेस का। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वो सारे के सारे क्लासेस भी, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है प्रीवियस क्लासेस का। साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है तो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो जब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में पहले बात करते हैं, फिर थोड़े से हाई फाई लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे, साथ ही साथ एडवांस लेवल पे भी डील करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग का सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि ये टॉपिक सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, मेक श्योर, ठीक है। इन जनरल अगर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट ने सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन सबसे अगर अपना BSc या मास्टर किया है तो उनको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशली वही स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी या फिर जूलॉजी मास्टर या फिर बैचलर में रहा हो। तो सबसे पहले ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिवाइड किया है बेसिक में और दूसरा एडवांस में, ठीक है। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस लेवल से आते हैं, मतलब जो हमारे लेवल के जो एग्जाम्स हो गए उनमें एडवांस लेवल से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना बेसिक्स को समझे एडवांस लेवल पूरा सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि ये एक कोर आप कह सकते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन में चला आता है। तो इसलिए पहले मैं बेसिक्स कवर करूंगी, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है माइट भी उनको बहुत नॉर्मल भी लगेगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे हम, बेसिक्स एंड एडवांस लेवल पे। ओके, तो सबसे पहले तो बेसिक्स पे चलते हैं, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, सबसे पहली बात व्हाट क्वेश्चन आता है कि ये होता क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग का हिंदी में अगर मीनिंग जानना चाहें तो मतलब बोलते हैं खून का जम जाना, ठीक है, ब्लड का जो है जम जाना, या फिर बोलते हैं ब्लड का थक्का बन जाना। होता क्या है, मान लीजिए आपकी बॉडी पे कहीं भी कट लगा है, आपने देखा होगा वहां पे कट लगने के बाद कुछ टाइम में ही वो एयर के कांटेक्ट में आते ही वो एरिया में जो भी ब्लड निकल रहा होता है वो अचानक से थोड़ी देर बाद निकलना बंद हो जाता है, और वहां पे एक आप कह सकते हो सॉलिड फॉर्म में ब्लड का ही पूरा का पूरा वहां पे कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उस कलेक्शन को हटाना चाहोगे, वो जो वहां पे क्लॉटिंग हुई है या जो चीज वहां पे जम गई उसको हटाना चाहोगे, फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने क्लॉट जो हो रहा है प्रोसेस उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो वो जो आप सिनारियो देखते हो, आप में से मतलब आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मुझे लाइफ में कभी कोई कट नहीं लगा। इनफैक्ट आपका अगर एक छोटा सा पिंपल भी होता है चेहरे पे, तो उसको अगर आप छेड़ते हो या फिर उसको उसमें से जब ब्लड निकलता है तो वहां पे भी आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वहां पर जो ब्लड होता है वो वहां पे जमना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा सिनारियो है जिसे कि हम सबने इनकाउंटर किया है। अब उसी के पीछे की आज फिजियोलॉजी समझेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉट हो जाना, जम जाना या थक्का बन जाना, दैट इज व्हाट द ब्लड क्लॉटिंग। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैक्टर वो होता है प्लेटिलेट्स। अब प्लेटिलेट्स कहां से आया, आई थिंक अगर आपने मास्टर क्लास 4 देखी है तो वहां पे सब कुछ बताया गया था कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से 2 टाइप के आप कह सकते हो कि हमें सेल्स मिले थे, माइलॉइड मिले थे, ठीक है, याद होगा आपको, एंड लिम्फॉइड मिले थे। तो माइलॉइड सेल्स में से ही एक टाइप के सेल्स जो थे उन्होंने प्लेटिलेट्स बनाया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे हुआ, वो हमने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड में 2 टाइप की चीजें पाई जाती हैं, दैट इज ब्लड प्लाज्मा होता है एंड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। अब ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं इसमें भी हमने देखा था पुराने क्लास में, यानी पिछली क्लास में, WBC प्रेजेंट रहता है, RBCs प्रेजेंट रहता है एंड यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं प्लेटिलेट्स, ठीक है। इसी प्लेटिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, फाइन, इसी प्लेटिलेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स है इसका मेन काम क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये ब्लड को क्लॉट करता है। अब ये वही ब्लड को कैसे क्लॉट करता है ये हम पढ़ने वाले। तो आई थिंक मैंने आपको कनेक्शन बना दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो हमने WBC देख लिया है डिटेल में, RBC भी देख लिया है। WBC को हम फिर से डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ाऊंगी, और प्लेटलेट्स को हम आज देखेंगे। इसके साथ हमारा ऑलमोस्ट ब्लड का पोर्शन जो है लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी,
तो हम ये देख चुके हैं कि जो फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही होता है। देखिए मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही होता है। जो माइलॉइड पोर्शन होता है वो प्लेटलेट्स को बनाने का काम करता है, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंशिएट इनटू द सेल दैट प्रोड्यूस प्लेटलेट्स। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही ओरिजिन की तरह काम करता है अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो, और सेम स्टेम सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इन सबको भी प्रोड्यूस करता है। प्रोसेस कैसे होता है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म होते हैं, तो देखिए प्रोसेस में देखा जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन विच इज नोन एज अ थ्रोम्बोपोइटिन। एक हार्मोन है जिसका नाम है थ्रोम्बोपोइटिन। इस थ्रोम्बोपोइटिन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो माइलॉइड सेल्स होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल, दे डेवलप इनटू द मेगा कार्योसाइट्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैं CFU मैग कह रही थी। दिस इज व्हाट द CFU मैग, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल्स ओनली जिसे हम कह रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स मेगा कार्योसाइट्स। तो एक काम करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हुए भी चलते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ओवरव्यू के बेसिस पे हमने ये कहा, ओके, ताकि हमारा रिवीजन बॉक्स भी यहाँ पे रेडी होता रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से क्या मिला, माइलॉइड सेल्स मिले, माइलॉइड सेल्स, और एक मिले थे लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है। मेनली दीज आर दी स्टेम सेल बोल सकते हो आप। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से हमें मिला माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल का कन्वर्जन किस में हो गया, माइलॉइड सेल का कन्वर्जन हो गया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेग में, जिसे हमने नाम क्या दिया है, जिसे हमने नाम दिया है मेगा कार्योसाइट्स, राइट। हम इसको यहां लिख देते हैं, इट्स अ मेगा कार्योसाइट्स। किसकी प्रेजेंस में, कौन सा हार्मोन ने यहां पे रोल प्ले किया, दैट इज थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। थ्रोम्बोपोइटिन ने यहाँ पे मदद किया। तो थ्रोम्बोपोइटिन की मदद से माइलॉइड स्टेम सेल जो है मेगा कार्योसाइट्स कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दैट इन टर्न डेवलप इनटू द प्रिकर्सर सेल कॉल्ड द मेगा कार्योब्लास्ट। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो CFU मैग है इनका कन्वर्जन किसमें हो गया, मेगा कार्योब्लास्ट में, कार्योब्लास्ट, राइट। इसमें कन्वर्जन हो गया, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मेगा कार्योब्लास्ट क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ द प्रीकर्सर सेल। तो हम यहाँ पे प्रीकर्सर भी लिख देते हैं, दीज आर योर प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेगा कार्योब्लास्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द मेगा कार्योसाइट। अब ये जो मेगा कार्योब्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा, मेगा कार्योसाइट्स में, ओके। सो वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द मेगा कार्योसाइट्स, ठीक है। अभी तक जो जो बातें बोली गई है मैं उसी को आपको फ्लो डायग्राम में बना के दिखा रही हूँ। सो इट हैज कन्वर्टेड इनटू द मेगा कार्योसाइट्स, ह्यूज सेल दैट स्प्लिंटर इनटू 2000 to 3000 फ्रेगमेंट। और होता क्या है कि ये जो मेगा कार्योसाइट्स है ये एक्चुअल में आगे चल के 2000 से 3000 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, ईच फ्रेगमेंट enclosed by the piece of plasma membrane is a platelets। अब ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब एक मान लेते हैं मेगा कार्योसाइट्स था, एक इतने बड़ा मेगा कार्योसाइट्स बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका फ्रेगमेंटेशन हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन, इनका फ्रेगमेंटेशन होता है कितने में, कम से कम 2 से 3000 में बदल जाते हैं ये, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे से पोर्शन में डिवाइड हुए हैं, ये होता क्या है, कुछ टाइम बाद इनके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है इस टाइप से, और जब इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन चली आती है तो अब ये क्या कहलाते हैं, अब ये कहलाते हैं प्लेटिलेट्स, ठीक है। अब ये कहलाएंगे प्लेटिलेट्स। सो प्लेटलेट्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेगा कार्योसाइट इन द रेड बोन मैरो एंड देन एंटर द ब्लड सर्कुलेशन। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो फ्रेगमेंट में चेंज होते हैं ये इस तरीके से नहीं होते हैं। ये जो मेगा कार्योसाइट्स होता है इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, मतलब मेगा कार्योसाइट्स में ही छोटे छोटे से इस टाइप का कुछ आप कह सकते हो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ये ऐसे नजर आते हैं। और बाद में क्या होता है, आगे चल के इनका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कि ये इस पोर्शन से डिटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये प्लेटलेट्स फॉर्म में रिगार्ड होते हैं। तो ये कुछ तरीका हो गया, या फिर आप कह सकते हो ये एक
प्रोसेस हो गया जिससे कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो माइलॉइड सेल से प्लेटलेट्स में कन्वर्ट कैसे हुए। तो याद रखना है पहले CFU मैग इम्यूनोलॉजी में क्या करता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि CFU मैग जो होता है वो किस टाइप के सेल को अराइज करता है, तो इट विल बी दी प्लेटलेट्स। ओके, तो होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इस तरीके से जब ये प्लेटलेट्स जो है ब्रेक ऑफ होके मतलब कि मेगाकार्योसाइट से जब ये अलग होते हैं, मतलब यहां से जब ये अलग हो जाते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन में चले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करते हैं। अगर एक म्यूएल ऑफ ब्लड की बात करें, एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड की बात करें, तो सॉरी 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स देखने को मिल सकते हैं एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के 1 माइक्रोलीटर ब्लड में। ओके, इनकेस अगर हम प्लेटलेट्स के शेप के बारे में बात करते हैं तो इनका एक इरेगुलर डिस्क शेप का मतलब ओवरऑल इनका मॉर्फोलॉजी देखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इनके पास बहुत से वेसिकल्स फॉर्म्ड होते हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। साथ ही साथ फीचर्स की बात करें तो प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उन ग्रैन्यूल्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल जैसे ही रिलीज होते हैं दे स्टार्ट प्रमोटिंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो सीधी सी बात कहें तो जब प्लेटलेट्स मेनली जब सर्कुलेशन में रहता है और कहीं पे कट लगता है तो होता ये है, या कहीं पे डैमेज होता है सेल, तो प्लेटलेट्स एक केमिकल को रिलीज करने लगता है जो उसने अपने ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखा है। वो केमिकल रिलीज होते ही ब्लड क्लॉटिंग करवाने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही होता है कि जहां भी ब्लड का लॉस हो रहा है, चाहे वो कोई कट एरिया हो या डैमेज एरिया हो, वहां पे जाके सबसे पहले वहां पे एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्लग का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कोई यहाँ पर होल है, ठीक है, आपने कोई सॉलिड चीज यहाँ पे लाई और ये सारे के सारे होल को कवर कर दिया, तो मतलब आपने एक प्लग जैसा कुछ फॉर्म कर दिया। तो प्लेटलेट्स भी यही काम करते हैं कि जो जहां भी कट लगा है, जहां से ओपनिंग शुरू हो गई है या ओपनिंग हो गई है जहां से ब्लड लॉस हो सकता है, उस एरिया को प्लेटलेट्स के थ्रू जो है यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया जाता है, जिससे हम प्लेटलेट्स प्लग कहते हैं, ठीक है। इनका शॉर्ट लाइफ स्पेन देखा गया है, ज्यादा लंबे टाइम तक ये सर्कुलेट नहीं करते, मतलब एक बार फॉर्म होने के बाद ज्यादा लंबे टाइम तक सर्कुलेट नहीं करते हैं। नॉर्मली इनका जो सेल्फ लाइफ है वो लगभग 5 to 9 डेज का देखा गया है, इतने टाइम ये ब्लड में सर्कुलेट होंगे एंड आफ्टर दैट they will die. Aged and dead platelets are removed by the fixed macrophage in the spleen and liver. और जो aged यानी बहुत पुराने जो प्लेटलेट्स हो गए हैं या फिर जो डेड हो चुके हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करता है, मैक्रोफाज, जो कि एक फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। और ये मैक्रोफाज जो है इनको रिमूव करके स्प्लीन या फिर लिवर में स्टोर करते हैं और वहां से फिर फाइनल आप कह सकते हो रिमूवल कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी हो गई रिगार्डिंग दी प्लेटलेट्स, इनका शेप कैसा था और फीचर्स एज वेल एज एक आउटलाइन हो गया कि ये काम कैसे करते हैं। अब जो है हम ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में कुछ मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कौन कौन से पाथवे को फॉलो किया जाता है मेनली। तो एक टर्म आता है फिजियोलॉजी में जिसे हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। ओके, मेक श्योर इट इज अ हीमोस्टैसिस नॉट होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस आप टर्म बहुत बार यूज करते होंगे, लेकिन हम जो अभी फिलहाल में यूज कर रहे हैं वो है हीमोस्टैसिस। तो हीमोस्टैसिस एक अलग चीज है, होम्योस्टैसिस अलग है, तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। सो हीमोस्टैसिस क्या होता है, हीमोस्टैसिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस दैट स्टॉप द ब्लीडिंग। तो जो रिस्पॉन्स ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने का काम करता है उसे हम हीमोस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हो गई जो कि माइट बी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, इसलिए मैंने एज इट इज इसको रखा है, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सेस ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं उसे हम हीमोस्टैसिस कहते हैं। When blood vessels are damaged or ruptured, the hemostatic response must be quick, localized to the region of damage and carefully controlled in order to be effective. There are total 3 mechanisms that will reduce the blood loss. तो होता ये है कि जब भी कोई ब्लड वेसल पे डैमेज होता है या रप्चर होता है तो उस टाइम पे हीमोस्टैटिक रिस्पॉन्स तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जिस एरिया में कट लगा है या डैमेज हुआ है उस एरिया में ये सारा का सारा रिस्पॉन्स तुरंत इफेक्ट में चला आता है। इन जनरल टोटल 3 मैकेनिज्म में डिवाइड किया गया है ब्लड क्लॉटिंग को। वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया वैस्कुलर स्पैज्म, जिसे हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। मेनली किस मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, डैमेज एरिया का, ठीक है। डैमेज एरिया में जो मसल्स प्रेजेंट है उसके कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पैज्म वर्ड है दैट इज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। हिंदी में कहें तो सिकुड़ जाना, मतलब कोई चीज अगर मान लीजिए इतना इसका वाइड एरिया है ओपनिंग का, तो अगर इसका स्पैज्म देखा जाएगा तो ये
इसके बाद जो है कुछ ऐसी हो जाएगी, इसका जो ओवरऑल ओपनिंग है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कोई चीज सिकुड़ गई है, अपना उसने एरिया जो है थोड़ा कम कर लिया है, थोड़ा नैरो कर लिया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। फाइन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, वैस्कुलर स्पैसम कह सकते हो, इस टाइप से आप इनको अलग अलग बेसिस पे नाम दे सकते हो। तो जो पहला मैकेनिज्म होता है दैट इज वैस्कुलर या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, या वैस्कुलर स्पैसम। सेकेंड क्या होता है, प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन होना। एंड थर्ड मैकेनिज्म इज ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम कोagulation कहते हैं। यानी अगर कहीं पे कट लगा है या कोई एरिया डैमेज हुआ है तो सबसे पहले उस एरिया की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। सेकेंड, वहां पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा, मतलब उस एरिया का जो ओपनिंग है जहां से ब्लड लॉस हो रहा है, जहां पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं, उसको पहले कवर अप किया जाएगा कि भाई यहां से ब्लड का लॉस जो है पहले बंद किया जाए। उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन किया जाएगा जिसमें ब्लड क्लॉटिंग रोल प्ले करेगा, मतलब ब्लड को वहां पे क्लॉट कर दिया जाएगा, जमा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस बंद हो जाएगा। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों स्टेप को मैं पिक्चर की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। व्हेन सक्सेसफुल, यानी अगर ये तीनों मैकेनिज्म सक्सेसफुल हो गया, हीमोस्टैसिस प्रिवेंट हैमरेज। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी जिसे हमने नाम दिया था हीमोस्टैसिस, तो ये हैमरेज को प्रिवेंट कर लेता है। हैमरेज क्या हो गया, विच इज द टाइप ऑफ द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। अगर ब्लड वेसल से ब्लड का लॉस बहुत लार्ज अमाउंट में हो रहा है तो उस स्टेज को हम जो है हैमरेज का नाम देते हैं, ठीक है। हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म कैन प्रिवेंट हैमरेज फ्रॉम द स्मॉलर ब्लड वेसल्स, बट एक्सटेंसिव हैमरेज फ्रॉम द लार्जर वेसल्स यूजुअली रिक्वायर द मेडिकल इंटरवेंशन। देखिए, जब छोटा मोटा कट लगा हो ना, तो आपने देखा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग होकर वो वहां से ब्लड का बहना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड वहां से फ्लो करना बंद कर देता है, मतलब रिलीज होना बंद हो जाता है। लेकिन कभी आपने देखा हो कोई एक्सीडेंट हो गया जहां पे बहुत ज्यादा मेजर एरिया में कट लग गया है या डैमेज हो गया है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग काम नहीं करता, फिर वहां पे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही उसको ठीक किया जाता है, जिसमें कि बहुत से मेथड्स चले आते हैं। तो आप कह सकते हो क्लॉटिंग कब काम करेगा, जब कहीं पे ब्लड वेसल पे कोई स्मॉल कट लगा हो या स्मॉल डैमेज हो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज है तो क्लॉटिंग वहां पे रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए आपने कितनी ही जगह पे देखा होगा कि जब एक्सीडेंट होता है और किसी को बहुत ज्यादा चोट लगती है, तो अगर उसका ऑन द स्पॉट डेथ होता है तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि उसका ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग हर जगह रोल प्ले कर रहा होता तो ब्लड क्लॉट तो तुरंत हो जाता, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर छोटा मोटा कट है या छोटा मोटा सा डैमेज है तो ही ब्लड क्लॉट काम करता है। एक बहुत बड़ा डैमेज हो रखा है या बहुत बड़ा कट लग गया है तो उस केस में ब्लड क्लॉटिंग काम नहीं करता है, फिर तो मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको किसी और मेथड से जो है ब्लड के लॉस को रोका जाता है। तो ये जो केस है ब्लड क्लॉटिंग का, वो तभी इफेक्टिव होता है जब कुछ हैमरेज जो होते हैं वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में होते हैं, ठीक है। अगर वो लार्ज ब्लड वेसल में हो गए तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो ये थी एक छोटा मोटा सा आइडिया कि कौन कौन से मैकेनिज्म जो है इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। तो हम सबसे पहले डील करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म से, जिसको कि हमने कहा था वैस्कुलर स्पैसम या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डैमेज एरिया, ठीक है। यानी जहां पे चोट लगी है, जहां पे कट लगा है, वहां का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, यानी सिकुड़ जाएगा, जिससे कि वो अपना एरिया कम कर लेगा। एरिया कम करने की वजह से क्या होगा, अगर लॉजिकली भी आप सोचो कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है। अगर देखिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया है या ब्लड वेसल है जहां पे कट लगा है, तो इनिशियली ये जो ब्लड वेसल है उसका एरिया कुछ इतना होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, इतने बड़े एरिया से जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी ज्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पर कट लगा तो आप देख सकते हैं ये कैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, यानी सिकुड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब जो इसका एरिया है वो कुछ कम हो गया है, हेंस ब्लड का लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का रीजन यही होता है ताकि जल्द से जल्द जितना हो सके उतने ब्लड का लॉस कम करवाना, इसीलिए सबसे पहले वैस्कुलर स्पैसम देखा जाता है। सो व्हेन आर्टरीज और द आर्ट्रियोल आर डैमेज, the circularly arranged smooth muscle in their wall contract immediately. A reaction called the vascular spasm, ठीक है। जो मसल्स होते हैं वहां पे स्मूथ मसल्स वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। दिस रिड्यूसेस द ब्लड लॉस, और ये क्या होता है, ये ब्लड लॉस को रिड्यूस कर देता है फॉर सेवरल मिनट्स टू सेवरल आवर्स, during which time the other hemostatic mechanism go into the operation। और जब ये इस तरीके से इसने अपना एरिया कम कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट करके, तो क्या हुआ है, उस टाइम पे बाकी जो सेल्स हैं जो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगी उनको मौका मिल गया है, थोड़ा सा टाइम मिल गया, जिसकी वजह से वो वहां पर अपना काम शुरू कर सकती हैं। क्योंकि पहले बॉडी का ये काम होता है कि भाई जो ब्लड लॉस हो रहा है पहले उसको रोका जाए, उसके बाद सारे के सारे सेल्स एक्शन में चले आते हैं कि फाइनल जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या देना है, उसको कैसे क्लॉट करवाना है।
Next, the spasm is probably caused by the damage to the smooth muscle by a substance released from the active platelets and by reflex इनिशिएटेड बाय द पेन रिसेप्टर। अब ये जो यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए देखा ये गया है कि इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्लेटलेट्स भी कुछ फैक्टर को रिलीज करते हैं, एक्शन के तौर पे भी होता है जो कि पेन रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, यानी पेन रिसेप्टर्स यहाँ पे वर्क में चले आते हैं, साथ ही साथ प्लेटलेट्स भी काम करता है जिसकी वजह से यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है जिसे हम वास्कुलर स्पैसम का नाम दे रहे हैं। तो ये था पहला मैकेनिज्म। लेट्स सी सेकंड मैकेनिज्म में क्या होता है जिसे हम कह रहे हैं प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन। So we are done with this. Now we are up to the second point. प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, फिर पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इट इज ऑफ अ स्मॉल साइज। प्लेटलेट स्टोर एन इंप्रेसिव एरे ऑफ केमिकल्स। जैसे बताया था प्लेटलेट्स के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल स्टोर्ड रहते हैं और प्लेटलेट सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल भी कंसिडर किया जाता है अमंग द ऑल blood corpuscles. So within many vesicle are clotting factor ADP, ATP, calcium and serotonin. तो देखा ये गया है कि जो वेसिकल स्टोर होते हैं इनसाइड दी प्लेटलेट्स उसके अंदर बहुत से फैक्टर स्टोर हैं, जैसे कि हो गया क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, एडीपी हो गया, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, ये सारे फैक्टर्स वेसिकल के अंदर स्टोर होते हैं। इतने ही नहीं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि ऑल्सो प्रेजेंट आर एंजाइम्स दैट प्रोड्यूसेस थ्रोम्बेक्सिन A2 अ प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी स्टोर होते हैं प्लेटलेट्स में प्रेजेंट वेसिकल के अंदर जो कि मेनली थ्रोम्बेक्सिन 2 नाम के फैक्टर को बनाने का काम करते हैं, जो कि एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये करते क्या है, थ्रोम्बेक्सिन A2, इसका मेनली काम होता है जो वैस्कुलर स्पैसम हो रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको बनाए रखना ताकि ब्लड का लॉस कम हो, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट रहता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स भी रहते हैं। ये सारे नाम क्या हैं और कैसे काम करती हैं धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल में बस इतना फोकस कीजिए कि प्लेटलेट्स के अंदर ये सब चीजें स्टोर होती है इनसाइड दी वेसिकल्स, ठीक है। सो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर स्टोर होते हैं विच हेल्प टू स्ट्रेंथन द ब्लड क्लॉट। अब देखिए आपने ब्लड क्लॉट देखा होगा कि कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, एक रफ एंड टफ का एक आप कह सकते हो अपीयरेंस लेने लगता है। तो उस चीज को बनाए रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कि दोबारा से वो ब्लड क्लॉटिंग टूट के वापस से ब्लड लॉस शुरू ना हो जाए, इसके लिए वहां पे फाइब्रिन्स मदद करती हैं। और फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने वाले भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कह रहे हैं, जो कि एक्चुअल में ब्लड क्लॉट को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेसिकल में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम दैट इज सम माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन सिस्टम दैट टेक अप एंड स्टोर द कैल्शियम एंड प्रोवाइड चैनल फॉर रिलीज ऑफ द कंटेंट ऑफ द ग्रैन्यूल्स एंड द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर प्लेटलेट्स के अंदर ही स्टोर है जो कि उसको मदद करेंगे फाइनल क्लॉटिंग करवाने में। Also within platelets is a platelet derived growth factor जिसे हम PDGF कहते हैं, a hormone that can cause proliferation of vascular endothelial cell, vascular smooth muscles fiber and the fibroblast to help to repair the damaged blood vessel wall। तो इसके अलावा प्लेटलेट्स के अंदर PDGF भी होता है जो कि एक्चुअल में मदद करता है जो भी ब्लड वेसल का वॉल जो डैमेज हुआ है उसको वापस से रिपेयर करके नॉर्मल करने में। और इसमें जो है ये किसका प्रोलिफरेशन कराता है, पीडीजीएफ वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन कराता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स फाइबर का एंड फाइब्रोब्लास्ट का, इन सब का प्रोलिफरेशन करवाता है, मतलब इनको प्रॉपर डिवीजन करने में मदद करता है। और जब ये डिवीजन करते हैं तो जो डैमेज ब्लड वेसल वॉल होती है उसको ठीक कर देते हैं, यानी डैमेज को रिपेयर कर देते हैं, वापस से बना देते हैं। तो इन सबको करने में पीडीजीएफ मदद करता है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो यानी प्लेटलेट्स के अंदर जो वेसल्स हैं, यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं उसके अंदर बहुत सी चीजें स्टोर हैं, राइट, जैसे कि एंजाइम स्टोर है, इसके अलावा पीडीजीएफ, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, बहुत सी चीजें स्टोर हैं और इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है, जो कि कुछ फंक्शन आप देखोगे, कुछ फंक्शन आप नहीं देखोगे। जिनका फंक्शन एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट तौर पे देखा जाता है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, ओके। तो जरा सा हम पिक्चर के थ्रू चलते हैं कि ये जो प्लेटलेट्स प्लग है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं पहले फटाफट से आपको बता देती हूँ वो तीनों पार्ट कौन सा है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्लेटलेट एडहेशन, ठीक है। सेकेंड को हम कहते हैं प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन एंड थर्ड को हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये तीनों मेथड के होने के बाद प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब ये कैसे होता है 1 by 1 हम देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं प्लेटलेट एडहेशन, यानी सीधी सी बात है प्लेटलेट एडहेशन का मतलब हो गया प्लेटलेट कहीं पर चिपक रही है, कहीं पे एडहेयर हो रही है, कहीं पे स्टिक कर रही है,
ठीक है। तो पहला स्टेप होता है प्लेटलेट्स प्लग के फॉर्मेशन में पहला स्टेप होता है प्लेटलेट्स का एडिशन होना। मेक श्योर अभी भी हम ये वाला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब अभी भी हम सेकेंड वाला ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम इलाबोरेट कर रहे हैं। ओके, सो इनिशियली प्लेटलेट्स कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू द पार्ट ऑफ डैमेज ब्लड वेसल। होता क्या है, जो पहले पहले प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचती हैं, लुक एट दिस, ये सारी क्या है, प्लेटलेट्स हैं। जब पहले पहले वहां पे प्लेटलेट्स पहुंचती हैं तो जो भी डैमेज एरिया होता है वहां पे जाकर एडहियर कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं, ठीक है, टू द पार्ट ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल। तो जहां पे भी ब्लड वेसल का डैमेज हुआ है वहां पे ये प्लेटलेट्स जाकर एडहियर कर जाती हैं, जैसे कि सच एज कोलाजिन फाइबर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग द डैमेज एंडोथेलियल सेल। जैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जहां पे डैमेज हुआ है वहां पे जाकर प्लेटलेट्स एडहियर हो जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेटलेट्स एडहेशन। सिंपल था, एकदम ही टोटली सिंपल था, कुछ भी अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं आया है। तो प्लेटलेट जब यहाँ पे आके मूव करेंगी तो डैमेज एरिया पे जाकर एडहियर कर जाएंगी, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट एडहेशन। और ये रही जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, दीज आर दी प्लेटलेट्स, और ये सब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स हैं। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप को हमने नाम दिया है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, ठीक है, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ये होता क्या है, कैसे होता है, लेट्स सी, ठीक है। ड्यू टू द एडहेशन द प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड। जैसे ही प्लेटलेट्स आके यहाँ पर एडहियर करती हैं, चिपक जाती हैं वहां पे या फिर स्टिक कर जाती हैं जो डैमेज एरिया है, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक चेंज ड्रामेटिकली, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। ये करते क्या है, दे एक्सटेंड मेनी प्रोजेक्शन दैट एनेबल देम टू कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड दे बिगिन टू लिबरेट द कंटेंट ऑफ देयर वेसिकल्स। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे पहले तो एडहेयर हुई, साथ ही साथ यहाँ से ये कुछ प्रोजेक्शन यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती हैं जो कि बगल वाले प्लेटलेट से इंटरेक्शन बढ़ा देता है उनका। और जैसे ही इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी ये प्लेटलेट्स आपस में इंटरेक्शन बढ़ाने लगते हैं कुछ एक आध प्रोजेक्शन को फॉर्म करके, यानी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करने, मतलब किसी तरीके से आप कह सकते हो कनेक्शन फॉर्म कर लेती हैं ये। और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके वेसिकल्स के अंदर जो फैक्टर स्टोर हो रखे हैं वो लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी फेज को हम कहते हैं प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपने अंदर स्टोर किया है जो भी फैक्टर, अब ये इसको रिलीज कर रही हैं, इसीलिए नाम दिया गया प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिबरेटेड एडीपी एंड थ्रोम्बेक्सिन A2, क्योंकि यहाँ पे जो वेसिकल्स प्रेजेंट थे इनसाइड दी प्लेटलेट्स, उसके अंदर एडीपी भी स्टोर था, थ्रोम्बेक्सिन A2 भी स्टोर था, जो कि एक टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन है, अभी आपको बताया था। तो इनका भी रिलीज हो जाता है, ये भी प्लेटलेट्स से बाहर निकल जाते हैं। ये करते क्या है, दे प्ले अ मेजर रोल बाय एक्टिवेटिंग नियर बाय प्लेटलेट्स। और ये एडीपी और थ्रोम्बेक्सिन A2 जब ये रिलीज होते हैं तो ये अगल बगल के जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे दिखा रखा है लिबरेटेड एडीपी, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बेक्सिन A2। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब रिलीज हो रहे हैं, लुक एट दिस। और ये करेंगे क्या, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है उसको भी एक्टिवेट करवा देंगे। साथ ही साथ सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बेक्सिन A2 फंक्शन एज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। तो ये जो थ्रोम्बेक्सिन A2 है एंड सेरोटोनिन है, ये दोनों क्या करते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स की तरह भी काम करते हैं, यानी ऐसा फैक्टर जो कि वहां उस एरिया में जहां पे डैमेज हुआ है वहां की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के रखेगा, ठीक है, यानी समहाउ उसके एरिया को नैरो करवा के रखेगा, यानी सिकुड़, मतलब कि एक आप कह सकते हो कि उनका सिकुड़ जाना, ठीक है, उस स्टेज में ये बने रहेंगे। कॉजिंग एंड सस्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, ताकि जो वहां पे स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ही रहे, यानी अपना एरिया नैरो करके ही रहे, कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस पे ही रहे, विद डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू आउट द इंजर्ड वेसल्स। और हमने अभी देखा कि वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का जो एम है वो यही है कि भाई जितना भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको कम करवा दिया जाए। तो उसमें जो है थ्रोम्बेक्सिन एज वेल एज सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि जो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो हो रहा है वो कम हो जाए, और कम होने के लिए वो लोग ये जो फैक्टर्स होते हैं वहां के स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटलेट्स रिलीज रिएक्शन। थर्ड स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। सो लेट्स सी, द रिलीज ऑफ एडीपी make other platelets in the area sticky, and stickiness of the newly recruited and activated platelets cause them to adhere to the originally activated platelets.
तब होता क्या है, अभी देखा हमने कि प्लेटलेट्स जो है वो एडीपी भी रिलीज करता है। तो वो एडीपी क्या करते हैं, जो भी नए नए प्लेटलेट्स है ना उसके पास जाते हैं और उसको थोड़ा सा स्टिकी बना देते हैं। स्टिकी होगा तो क्या होगा, आपस में चिपक जाएंगे, आपस में अडेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपस में स्टिक हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जो न्यूली रिक्रूटेड प्लेटलेट्स होते हैं वो प्रीवियस प्लेटलेट्स के साथ जाकर स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जो भी प्लेटलेट्स न्यूली आए हैं, एक्टिवेटेड है, वो पुराने जो भी यहाँ पे प्लेटलेट्स ऑलरेडी जो काम करे उसके साथ जाकर स्टिक हो जाते हैं। और देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब कि एक ढंग से इन्होंने डैमेज एरिया को पूरा का पूरा ही कवर कर लिया है। यानी अगर बात करें तो ये वाला एरिया डैमेज हुआ था, राइट, ये वाला एरिया डैमेज हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सब इकट्ठा होना शुरू हो गए, चीजों को इन्होंने रिलीज किया, बहुत से फैक्टर्स को रिलीज किया, जिसकी वजह से बाकी प्लेटलेट्स भी चले और उन्होंने कहा कि यस लेट्स फंक्शन टुगेदर, और हम यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो दिस गैदरिंग, यानी ये जो यहाँ पर प्लेटलेट्स गैदर हुए हैं, न्यूली रिक्रूटेड, साथ ही साथ एक्टिवेटेड एंड प्रीवियस वन, सारे यहाँ पर आकर गैदर हो चुके हैं। सो दिस गैदरिंग ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। और ये जो गैदरिंग है इसी को हम कहते हैं प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होना, यानी जमा हो जाना एक जगह पे। इवेंचुअली द एक्यूमुलेशन एंड अटैचमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स फॉर्म अ मास कॉल्ड द प्लेटलेट्स प्लग। और इस तरीके से जब एक दूसरे के साथ प्लेटलेट्स का अटैचमेंट शुरू हो जाता है और जब ये पूरा मास बना लेते हैं तो अब इनको हम कह सकते हैं प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्लेटलेट प्लग, ठीक है। तो पहले तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुआ, और इस तरीके से फाइनल जो स्टेज होता है वो होता है मतलब कि प्लेटलेट प्लग में ये प्लेटलेट एग्रीगेशन फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने इसको देख लिया और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा ओवरव्यू कि सबसे पहले प्लेटलेट्स का एडिशन हुआ, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स ने रिलीज करना शुरू किया, रिलीज रिएक्शन हुआ, रिलीज रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो चुके हैं, एंड फाइनली एग्रीगेशन जब हो गया तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया। यू कैन सी हियर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्लेटलेट प्लग है, जब किसी भी तरीके से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं वहां पे ये प्लेटलेट प्लग काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, और इफेक्टिव बेसिस पे काम करके ब्लड का जो फ्लो होता है या ब्लड का जो लॉस हो रहा होता है उसको आराम से वो रोक सकता है। लेकिन अगर यही कट एक लार्ज ब्लड वेसल में लगा हो तो ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन वहां काम नहीं करता है, ठीक है। तो जब कट स्मॉल हो या स्मॉल ब्लड वेसल्स पे हो तभी ये प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन मेनली काम करेगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि ये क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को डिटेल में डील कर लिया, ठीक है। एंड लास्ट आता है ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए, जब हमें इस कंसेप्ट के बारे में पता नहीं था तो हमने टॉपिक का नाम ही शुरू किया ब्लड क्लॉटिंग से, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग पहला स्टेप नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग से पहले भी 2 स्टेप को फॉलो किया जाता है, जिसे हमने वैस्कुलर स्पैसम एंड प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन कहा। जो थर्ड स्टेप होता है उसमें होता है ब्लड क्लॉटिंग। सो जो आप कह सकते हो ये जो इनिशियल स्टेज है, दीज आर दी प्रिपरेटरी फेज फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग, राइट। ये स्टार्टिंग से ही ब्लड क्लॉट होना शुरू नहीं हुआ। ब्लड क्लॉट करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत थी उन सभी चीजों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया है, उनको एक्टिव किया गया है। उसके बाद जो फाइनल थर्ड स्टेज है उसे हम ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन का नाम दे सकते हैं। सो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉट करवाते हैं या फिर कोगुलेट करवाते हैं, वो फैक्टर्स काम करते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि ए पहले एक्टिवेट हुआ डी बाद में हुआ। अगर सीक्वेंस इसका ऐसा है कि पहले ए एक्टिवेट होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, तो ये इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद प्रीवियस वाला नेक्स्ट वाले को जगाता है और नेक्स्ट वाला फिर अपने नेक्स्ट वाले को एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। तो सीक्वेंस में इनका एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं। कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो आगे एक्टिवेट होने वाला है उससे पीछे वाला एक्टिवेट करेगा, फिर उसके आगे वाले को उसके पीछे वाला एक्टिवेट करेगा। इसे हम कैस्केड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंड दैट इंक्लूड पॉजिटिव फीडबैक साइकिल, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल भी चलता है। तो शुरू किया हमने कि यस वैस्कुलर स्पैसम हुआ, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स थे उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड का लॉस कम हो गया। फिर प्लेटलेट ने आके वहां पे प्लग का फॉर्मेशन किया ताकि ब्लड लॉस को और रोका जा सके और सारे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करवा दिया। अब लास्ट स्टेप चला आता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग, फाइनल क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लेटलेट्स आकर अपना प्लग का फॉर्मेशन कर चुकी हैं। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट करवाना, जिसमें कि बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर्स काम करते हैं। सो लेट्स सी कि वो फैक्टर कौन से हैं एंड कैसे काम करते हैं।
तो अगर हम इन जनरल कहें, सबसे पहले अभी तो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में समझा है कि ये ब्लड क्लॉट होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम एक मेडिकल टर्म में समझ लेते हैं क्या है। अ ब्लड क्लॉट इज अ जेल, ठीक है, दैट कंटेन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड इंटैंगल्ड इन द फाइब्रिन थ्रेड। काफी भारी भरकम शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला गया कि ब्लड क्लॉट एक जेल है, ठीक है, इट इज अ जेल, फाइन। अगर बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बना लेते हैं कि ठीक है ये एक जेल है। मतलब जेल क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि जो बहुत ज्यादा स्टिफ सॉलिड नहीं होता, बट या स्टिल इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। जेल सबने देखा होगा। तो ब्लड क्लॉट एक जेल का फॉर्मेशन होता है। उस जेल में क्या होता है, इस जेल में आपको देखने को मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा था, जैसे कि हो गया आरबीसीज पढ़े थे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज पढ़े थे, प्लेटिलेट्स पढ़े थे। यानी क्लॉट यानी एक ऐसा जेल जिसके अंदर ऑलरेडी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और इन सब को आपस में बांधने का काम या आपस में रखने का काम कौन कर रहा है, एक थ्रेड। थ्रेड यानी आप कह सकते हो कुछ ऐसा थ्रेड, ये कुछ थ्रेड हमने बना दिया, फाइन। तो एक थ्रेड जो कि पहले किसी उसने क्या किया, डैमेज एरिया को पूरा कवर किया, उसके बाद वहां पे फॉर्म्ड एलिमेंट ने आके उसको प्रॉपर ढंग से क्लोज कर दिया, और इस तरीके से ये जो जेल लाइक अपीयरेंस है यही कहलाता है क्लॉट, ठीक है। ये तो मैंने पिक्चर बना के बताया, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे जो पिक्चर है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्ली स्टेज में क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग शुरू होती है, मतलब प्लग फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। तो सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा अर्ली स्टेज। अब ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जितने भी धागे जैसे दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे फाइब्रिन थ्रेड है, ठीक है। फाइब्रिन भी यहाँ पे एक फैक्टर होता है जो फाइनल स्टेज में मदद करता है जब ब्लड क्लॉट करवाना होता है। तो फाइब्रिन थ्रेड आप देख सकते हैं शुरुआती टाइम पे बनना शुरू हुआ है, इसने अपना जो नेटवर्क है उसको स्टेब्लिश करना शुरू किया है। अब जब ये थ्रेड बनता है तो सीधी सी बात है, जैसे कि मान लेते हैं दिस इज अ बॉडी एरिया, ब्लड वेसल, यहाँ पे लग गया है कट, ठीक है, और यहां से ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस ढंग से ब्लड बहे जा रहा है। अब आपको पता है ब्लड अगर फ्लो हो रहा है मतलब उस ब्लड में क्या क्या है, उसमें आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। तो क्या होता है, जहां पे कट लगा है वहां से ये निकलना शुरू हो जाएगा, आगे भी जहां पे इसको जाना है वहां पे तो जाएगा ही, साथ साथ में यहां से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले वहां पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से एक नेटवर्क बना दिया जाता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। नेट आपको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ नेट, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से पूरा फॉर्म कर दिया जाता है कुछ ऐसा करके, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी ब्लड एंटर होता है वो वहीं पे एज इट इज रह जाता है। स्पेशली जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पसल्स होते हैं, जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे हैं, ऑलरेडी मास्टर क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो यहीं पे आकर फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं यहाँ पे आके। तो आप देख सकते हैं ये रहा थ्रेड, और इसी के अंदर आपको प्लेटिलेट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये रहा रेड ब्लड सेल्स, ये सब आके यहीं पे स्टक हो जाता है क्योंकि ये थ्रेड फॉर्म हो चुका है। अब ये जो ब्लड में प्रेजेंट जो ये पार्टिकल्स हैं वो बाहर अब नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहीं पे आके स्टक हो जाते हैं। ये रहा अर्ली स्टेज। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्टेज, यानी धीरे धीरे करते करते क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो फाइब्रिन नेटवर्क है ये और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और ये और भी फॉर्म्ड एलिमेंट को या ब्लड कॉर्पसल्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और धीरे धीरे जो भी ओपनिंग थी इस पर्टिकुलर डैमेज के थ्रू अब वो और क्लोज होती हुई दिख रही है, और हेंस ब्लड का लॉस धीरे धीरे और प्रिवेंट हो रहा है। एंड फाइनल लास्ट स्टेज में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कि अब आपको थ्रेड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो है इस पिक्चर में थ्रेड देखिए कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बन चुका है। ये डैमेज एरिया के बारे में बता के रखा है। थ्रेड हर जगह फॉर्म हो गया है, और उसके अंदर जो कॉर्पसल्स थे समहाउ आकर स्टक हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए। अब उनके स्टक होने की वजह से क्या था, वो जो ओपनिंग क्रिएट हुई थी यहाँ पर जो ओपनिंग थी अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद होना शुरू हो रही है। अब वहां से ब्लड को मौका नहीं मिलेगा निकलने का, ठीक है। तो फाइनल स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रहा ब्लड वेसल जहां पे डैमेज हुआ था, जहां पे कट लगा था, और धीरे धीरे यहाँ पर देख सकते हो आप ये जो सारा का सारा यहाँ पर क्लॉट हुआ वो कुछ ऐसा नजर आता है। एंड फाइनली यहां से ब्लड लॉस अब बंद हो चुका है। सो दैट इज व्हाट मेंशन द लेट स्टेज शोइंग द रेड ब्लड सेल्स ट्रैप इन द फाइब्रिन थ्रेड। और इस तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यहाँ पर आकर स्टक हो जाती हैं, एंड फाइनली जो ब्लड क्लॉटिंग का स्टेप है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये तो सिर्फ फिगर वाइज हमने कंप्लीट किया है, एक्चुअल में इसके पीछे बहुत सारे मेथड्स हैं या फिर आप कह सकते हो स्टेप्स हैं जो कि हमें पढ़ना है, और ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, आगे भी बहुत जाती है कि ये काम कैसे करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। अब एक अगर हम एडवांस लेवल की बात करें, ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के बेसिस पे बात करते हैं।
जो जब ब्लड जो है जब वेसल्स में फ्लो हो रहे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वेरी ऑब्वियस, हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के बाहर निकलते हैं वो थिकन होना शुरू हो जाते हैं और जेल फॉर्म में चले आते हैं। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं, कहीं पे कट लगा, अब वो ब्लड हवा के कांटेक्ट में है तो वो जल्दी ही थिक हो जाता है या जेल फॉर्म कर लेता है। दिस जेल सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड। जब ये जो जेल फॉर्म हुआ है, अगर वो एक लिक्विड को सेपरेट कर रहा होता, मतलब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ दिस इज अ डैमेज्ड एरिया, ठीक है, और यहाँ पर एक जेल लाइक फॉर्मेशन हो गया है। अब जेल लाइक फॉर्मेशन के बाद जो बचा हुआ जो लिक्विड यहाँ से रिलीज होता है, जिसका कलर आपको स्ट्रॉ कलर यानी एक हल्का सा लाइटिश पेल येलो कलर देखने को मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं सीरम। ठीक है, तो सीरम का मतलब क्या हो गया, ब्लड प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दोगे तो वो कहलाएगा सीरम। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन्स को अगर आप हटा दोगे तो उसे हम कहेंगे सीरम। सो ये जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन, इसे हम क्लॉटिंग या कोगुलेशन कहते हैं, जो कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो आपस में जुड़कर फाइब्रिन थ्रेड के थ्रू जो है पूरा काम करते हैं। फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन होता है एंड फाइनल स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग देखा जाता है। तो यहाँ पे जो रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स वो बहुत सारे हैं, जैसे कि क्लॉटिंग इन्वॉल्व सेवरल सब्सटेंस नोन एज अ क्लॉटिंग और कोगुलेशन फैक्टर। बहुत से फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इसमें से कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, सेवरल इनएक्टिव एंजाइम जो कि हिपाटोसाइट्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, यानी लिवर सेल्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं और बाद में उसे ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे एंजाइम भी क्लॉटिंग में काम करते हैं, जो फाइनल स्टेज चल रहा है क्लॉटिंग का उसमें काम करते हैं। एंड वेरियस मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद द प्लेटिलेट्स और रिलीज्ड बाय द डैमेज टिश्यू। और ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डैमेज टिश्यू रिलीज करता है या फिर प्लेटिलेट्स रिलीज करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर, दैट इज कैल्शियम, इसके अलावा बहुत से एंजाइम जो कि लिवर रिलीज कर देता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड फाइनली कुछ ऐसे फैक्टर जो कि डैमेज टिश्यू या फिर प्लेटलेट्स रिलीज करता है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर जो फाइनल स्टेज चल रहा है ब्लड क्लॉटिंग का उसे एस्टेब्लिश करवाते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर आप देखोगे नाम इनका, उनको रोमन न्यूमरल्स में दिया गया है, यानी रोमन नंबर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम एक नाम बोलते हैं 1 2 3, ऐसे नहीं, रोमन नंबर्स में, यानी 1 2 3 4, ऐसे रोमन नंबर्स में इन क्लॉटिंग फैक्टर को नाम दिया गया है। और ये जो नंबर है वो इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को बताते हैं, ना कि इनके फंक्शन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसका नाम 1 है वो पहले काम करेगा, जिसका नाम 2 है वो सेकंड में काम करेगा, ऐसा नहीं है। इनको 1 2 नाम दिया गया है बेसिस ऑन द डिस्कवरी, यानी जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम 1 रख दिया गया, जो सेकंड में डिस्कवर हुआ उसका नाम 2 रख दिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो रोमन नंबर्स हैं वो इनके फंक्शनिंग को नहीं बताते हैं, वो इनके डिस्कवरी सीक्वेंस को बताते हैं कि किस फॉर्म में ये डिस्कवर हुए हैं। क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो क्लॉटिंग है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि बहुत से एंजाइम मिलकर काम करते हैं, इन विच ईच क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द नेक्स्ट वन इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कैस्केड रिएक्शन, कि पहले एक एक्टिवेट होता है फिर वो अपने से आगे वाले को एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट होने के बाद अपने से नेक्स्ट आगे वाले को एक्टिवेट करता है। तो ऐसे सीरीज ऑफ फिक्स यहाँ पे सीक्वेंस एक्टिवेशन चलते रहते हैं। फाइनली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज द इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन इज फॉर्म्ड। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा था दैट वाज अ काइंड ऑफ अ आउटलाइन कि फाइनल क्लॉट कैसे फॉर्म होगा, और फाइनल क्लॉट फॉर्म होने के लिए फाइब्रिन नाम के प्रोटीन का बनना जरूरी है। और जब फाइब्रिन प्रोटीन बनता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनता है, जिसकी वजह से जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो वो एक ओपनिंग को इस तरीके से कवर कर देता है, और उसके बाद जब सामने की तरफ से जब सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं तो वो इसी के अंदर स्टक हो जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जो है पूरा क्लॉट फॉर्म हो जाता है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग का एक ओवरव्यू कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं। मैं आपको जो यहाँ पे रोमन न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में जो नंबर दिए गए हैं क्लॉटिंग फैक्टर के, उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ओके, लुक एट दिस। तो जैसे कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 1। अगर ऐसा कहें हम तो मतलब क्या होता है, अगर हमने नाम दिया है क्लॉटिंग फैक्टर 1 मतलब कि हम फाइब्रिनोजेन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका सोर्स लिखा गया है कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो आप सोर्स पे फोकस कर सकते हैं। ओके, सो और यहाँ पे पाथवे लिखा गया, मतलब कि क्लॉटिंग करवाने में 2 फैक्टर या 2 पाथवे काम करते हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो ये 2 पाथवे के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे अगर कॉमन लिखा है मतलब कि ये फाइब्रिनोजेन एक्सटेंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे दोनों में ही काम करते हैं। अगर कहीं पे एक्सटेंसिव लिखा गया तो मतलब सिर्फ एक्सटेंसिक में काम करते हैं। सो फाइब्रिनोजेन की बात करते हैं तो ये लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है,
सेकेंड फैक्टर नंबर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी लिवर में प्रोड्यूस होता है। थर्ड देख सकते हैं आप टिश्यू फैक्टर जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये डैमेज टिश्यू या एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। कैल्शियम, ये डाइट बोन या प्लेटलेट से मिल सकता है जो कि फैक्टर नंबर 4 कहलाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर नंबर 4 इज कैल्शियम आयन। तो क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा, इसका नाम नहीं दिया जाता है, फैक्टर्स के थ्रू दे दिया जाता है, और कभी कभी नंबर ना देकर डायरेक्टली जो है फैक्टर के फॉर्म में तो पूछता है, कभी कभी फैक्टर ना देकर नाम के फॉर्म में भी पूछ लेता है, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर हो गया दैट इज योर प्रोएसिलिन, ठीक है, जो कि लिवर या प्लेटलेट से रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट एट्थ फैक्टर जिसे हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। नाइन्थ इज दी क्रिसमस फैक्टर, फाइन। टेंथ स्टूडेंट फैक्टर जिसे हम प्रोवर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं, ठीक है, इसको हम नाम से पढ़ेंगे थ्रोम्बोकाइनेज नाम से पढ़ेंगे मेनली, यही इसका कॉमन नाम है। 11th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। 12th फैक्टर को हम बोलते हैं हेगमैन फैक्टर। नेक्स्ट 13th फैक्टर को हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर तरीके से हम किस किस का रोल पढ़ने वाले हैं। तो हम इसका रोल पढ़ेंगे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन का रोल पढ़ेंगे, कैल्शियम, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोकाइनेज के बारे में हम पढ़ेंगे, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 6 फैक्टर हैं वो मेजर तरीके से अपना रोल आपको लाइक शो करेंगे कि ये क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करते हैं। तो यानी हम एक पर्टिकुलर पाथवे पढ़ने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। अब देख लेते हैं कि क्लॉटिंग में भी कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्लॉटिंग में भी 3 स्टेजेस इन्वॉल्व है। पहले स्टेज को हम क्या कहते हैं कि डिसाइड करना कि ये जो ट्रॉमा है वो कैसे हुआ है, ठीक है, मतलब कि ट्रॉमा एक्सटेंसिक पाथवे के थ्रू हुआ है या इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू हुआ है। यानी सीधी सी बात कहें तो डैमेज क्या सेल्स के अंदर, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं क्या उसके अंदर हुआ है या फिर बाहर की तरफ हुआ है। दिस इज व्हाट कॉल्ड दी, अगर बाहर की तरफ हुआ है तो हम उसे एक्सटेंसिक पाथवे में ले लेते हैं और अंदर की तरफ हुआ है तो इंट्रिंसिक पाथवे में ले लेते हैं। तो 3 स्टेजेस में ब्लड क्लॉटिंग को डिवाइड किया गया है। पहला हो गया एक्सटेंसिक पाथवे या फिर इंट्रिंसिक पाथवे, जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है। जो भी पाथवे चलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो क्या करेगा, फाइनल इसका स्टेज क्या है कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करना। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, जब ये अपने पाथवे से चल रहा है, यू कैन सी हियर, ये अपने पाथवे से चल रहा है एक्सटेंसिक पाथवे और ये अपने से चल रहा है इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन आने के बाद ये कॉमन पाथवे में मिल जा रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी एक कॉमन एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। इसके बाद ये कॉमन पाथवे ले लेते हैं। उस कॉमन पाथवे में क्या करते हैं, उस कॉमन पाथवे में ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसे कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, जो कि एक एंजाइम है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड जैसे हमने कहा दिस इज अ फर्स्ट स्टेज, दिस इज अ सेकंड एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें कि थ्रोम्बिन बना था, राइट, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट किया गया थ्रोम्बिन में। किसने कन्वर्ट किया, एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज में, इसने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप अब सब कुछ सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं कि फाइब्रिन कहां से आ गया, ठीक है। तो ये जो 2 पाथवे चला था जिसकी वजह से एक कॉमन एंजाइम एक्टिवेट हुआ था जिसे हमने कहा था प्रोथ्रोम्बिनेज, उसी की मदद से सीक्वेंस ऑफ एक्शन शुरू हुए। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम है उसने इसको एक्टिवेट किया, यहाँ पे जो एंजाइम है उसने इसको एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से ये बना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पहले एक्टिवेट कर दोगे तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, एक सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस में इनका एक्टिवेट होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्सटेंसिक पाथवे है वो क्या है, ठीक है। सो एक्सटेंसिक पाथवे क्या है, ये एक फ्यू स्टेप से कंपोज होता है, फाइन। ये एक रैपिडली अकरिंग पाथवे है, तुरंत एक्टिवेट होता है, जैसे ही डैमेज होता है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, लगभग कुछ सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेट होते ही एक फैक्टर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू प्रोटीन कॉल्ड द टिश्यू फैक्टर। एक टिश्यू फैक्टर ये एक्टिवेट कर सकता है, आप देख सकते हैं दिस इज अ टिश्यू फैक्टर, टीएफ को ये एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे टिश्यू में ट्रॉमा हुआ है, कोई सेल डैमेज हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो है ब्लड वेसल के पास इंफॉर्मेशन गया है जिसकी वजह से ये स्टेप एक्टिवेट हुआ है, ऑल्सो नोन एज दी थ्रोम्बोप्लास्टिन।
अभी जो टिश्यू फैक्टर है TF, इसी को ही दूसरे नाम के थ्रू जाना जाता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कहाँ से रिलीज हुआ, जो डैमेज टिश्यू है वहां से रिलीज हुआ, ठीक है। और वो डैमेज टिश्यू ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड के अंदर चला आया। यानी जो ब्लड वेसल है उसके आउटसाइड वाले एरिया में, आउटसाइड वाला जो सेल है वहां पे कोई डैमेज हुआ, इसीलिए बोला जा रहा है एक्सटेंसिक पाथवे, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसके आउटसाइड एरिया में जो टिश्यू है वहां पे डैमेज हुआ है और उसने ब्लड वेसल को, उसको इन्फॉर्मेशन देना, ब्लड वेसल को ये बात बतानी है, तो उसके लिए डैमेज टिश्यू ने क्या किया, टिश्यू प्रोटीन जो कि कहलाता है टिश्यू फैक्टर, इसको रिलीज किया, जिसको कि हम कॉमनली कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये रिलीज होकर लीक होकर चला आया ब्लड के अंदर, ठीक है। और ब्लड के अंदर आने के बाद इट विल इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करेगा, ब्लड वेसल में एंटर किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा के रखा कि भाई ये ब्लड वेसल में एंटर कर गया। एंटर करते ही क्या करेगा, ये एक एंजाइम का एक्टिवेशन करवाएगा जिसे हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, यानी ये वाले एंजाइम का एक्टिवेशन करवाएगा। The TF is a complex mixture of lipoprotein and phospholipids। ये TF जिसे हम टिश्यू फैक्टर कह रहे हैं वो है क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब किसी चीज से मिलकर बना हुआ है जिसको कि हम कह रहे हैं लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो ये लाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। रिलीजेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डैमेज सेल, और इसे रिलीज किसने किया, TF को किसने रिलीज किया, जो भी यहाँ पे टिश्यू या जो भी सेल है जिसमें डैमेज हुआ है उसने इसको रिलीज किया। कहाँ पे रिलीज किया, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। Next, in the presence of calcium, the TF begin a sequence of reaction that ultimately activate the clotting factor 10। अब होता यह है कि ये जो TF है ये ब्लड के अंदर आ चुका है, साथ ही साथ वहां पे कैल्शियम का एक्टिवेशन हो जाता है। अब कैल्शियम एंड TF ये दोनों मिलके फैक्टर 10 का एक्टिवेशन करवा देते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था फैक्टर 10 क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देती हूँ। व्हाट इज फैक्टर 10, लुक एट दिस। फैक्टर 10 का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फैक्टर 10 का एक्टिवेशन करवाया जाता है। फाइन, सो एक्टिवेटेड 10 जो है यहाँ पर, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 यहाँ पर काम करेगा। अभी जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो क्या करेगा यहाँ पर, सो फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा जिसे हमने कहा है थ्रोम्बोकाइनेज। वंस फैक्टर 10 इज एक्टिवेटेड इट विल कंबाइन विथ फैक्टर 5 in the presence of calcium to form the active enzyme prothrombinase। अब जो नेक्स्ट एंजाइम होगा जिसको कि एक्टिवेट करना है उसे कौन एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10, इसके अलावा फैक्टर 5 एंड कैल्शियम, ये तीनों मिलकर आपस में जब काम करेंगे तब एंजाइम एक्टिवेट होगा जिसे हम कह रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। और इस तरीके से प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होगा इन दी एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। बहुत सिंपल सा स्टेप था, कुछ खास नहीं था। टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू ने TF यानी टिश्यू फैक्टर को रिलीज किया, वो आकर ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद उसने कैल्शियम के साथ कंबाइन करके फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। ये वही फैक्टर्स हैं, यानी 10, 5, ये सारे वही फैक्टर्स हैं जिसका मैंने अभी आपको टेबल दिखाया है। तो ये फैक्टर 10 के साथ आने के बाद इसने जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया, मतलब कैल्शियम एंड टिश्यू फैक्टर ने मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। फैक्टर 10 ने फैक्टर 5 एंड कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर दिया। अभी पाथवे को हम यही रखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट हो गया। अब हम चलते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में ये प्रोथ्रोम्बिनेज कैसे एक्टिव होता है। हमने देखा कि एक्सट्रिंसिक में कैसे होता है, अब इंट्रिंसिक पाथवे में, क्योंकि ट्रॉमा है यानी डैमेज है। अब डैमेज इंट्रिंसिकली भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिकली भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड वेसल के बाहर भी डैमेज हो सकता है या तो अंदर भी डैमेज हो सकता है, कहीं भी डैमेज हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में वो कैसे हेल्प करता है। तो देखिए इसका नाम इंट्रिंसिक क्यों दिया गया है, क्योंकि या तो डैमेज यहाँ पर एंडोथीलियल सेल में होता है, ठीक है। एंडोथीलियल सेल मतलब कि ऐसे एरिया में डैमेज होता है जो कि ब्लड से डायरेक्टली कांटेक्ट रखता है, या तो ब्लड के अंदर वाला ही पार्ट जो है या फिर ब्लड वेसल के अंदर वाला ही पार्ट डैमेज हो गया। दोनों में से किसी भी केस, कोई भी केस अगर होता है तो हमें इंट्रिंसिक पाथवे देखने को मिलता है। अब ये जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू द एक्सटेंसिक, साथ ही साथ ये स्लोली काम करता है, कुछ मिनट का टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, जबकि हमने देखा था एक्सटेंसिक पाथवे फास्ट काम करता है और कुछ सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। इसको इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं बता दिया मैंने, क्योंकि जो डैमेज होता है वो इंट्रिंसिकली होता है। अब यहाँ पे जो एंडोथीलियल सेल मान लीजिए डैमेज हुए हैं, वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को भी डैमेज कर देते हैं। और जब ये प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं तो होता ये है कि ये कुछ प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। सो डैमेज प्लेटलेट्स जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं फॉस्फोलिपिड्स को रिलीज करना। अब यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड्स हैं यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये रिलीज हो गए। अब आगे चलते हैं, ये जो यहाँ पे डैमेज शुरू हुआ था दैट इज एंडोथीलियल सेल से या फिर डैमेज प्लेटलेट से, इसकी वजह से क्या होता है, फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हो जाता है। अब ये फैक्टर 12 कैल्शियम के साथ मिलकर एंड प्लेटिलेट फॉस्फोलिपिड्स के साथ मिलकर ये एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 10 को।
और फैक्टर 10 फिर फैक्टर 5 एंड कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। तो यानी अगर हम कहना चाहें तो यहां से सारा पाथवे सेम हो गया है, ठीक है, इधर से जो है इस वाले एरिया से सारा पाथवे सेम हो गया। जो डिफरेंस है वो है इसमें और साथ ही साथ इसमें 2 स्टेप में डिफरेंस चला आया है कि यहाँ पे प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड एक्स्ट्रा आता है एंड यहाँ पे सबसे पहले जो फैक्टर एक्टिवेट होता है वो होता है 12 और यहाँ पे जो एक्टिवेट हो रहा था वो हो रहा था टिश्यू फैक्टर दैट इज TF। इसके बाद के सारे स्टेप सेम ही है कि पहले फैक्टर 10 अगर बाद में जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ तो फैक्टर 5 कैल्शियम एंड फैक्टर 10 तीनों ने मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर दिया, जो कि कॉमन एंजाइम है, चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे हो या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे हो। ठीक है, तो ये था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे की कहानी कि ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को कैसे एक्टिवेट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे था, आपने ये देखा कि ये वाला जो पाथवे है, लुक एट दिस सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड एंड थर्ड वाला जो पोर्शन है या पार्ट है वो कॉमन पाथवे है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक में हो चाहे वो इंट्रिंसिक में हो, दोनों ही पाथवे में ये सेकंड एंड थर्ड स्टेप कॉमनली पाया जाएगा। तो अब हम इसको जो है अपने डायग्राम के थ्रू या अपने फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम चीजों को थोड़ा सा और ईजी कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं एक इसको रिवीजन बॉक्स की तरह लेकर चलिएगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है मैं उसको क्विक फॉर्म में यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दूंगी। दिस इज अ काइंड ऑफ द रिवीजन बॉक्स। तो हुआ ये कि हमने ये देखा था, मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेती हूँ। ओके, हमने ये देखा था कि एक्सटेंसिक पाथवे जो है वो रैपिडली देखा जाता है, काफी जल्दी होता है। ठीक है, उसके बाद डैमेज जो होता है कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड ऑफ दी सेल, मतलब सेल के जो ब्लड वेसल है उसके आउटसाइड एरिया में प्रेजेंट है डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डैमेज एरिया होता है वो रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर, जिसे हम कह रहे थे TF, इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। ये रिलीज करने के बाद क्या करता है, रिलीज करने के बाद जो TF एंड कैल्शियम है ये दोनों मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, फैक्टर 10 फैक्टर 5 एंड कैल्शियम ये तीनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम इसको रोक देते हैं कि ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे पे चलते हैं, इंटरनल डैमेज होता है जो कि एक स्लो रिएक्शन कॉज करता है, क्योंकि डैमेज जो है नियर द ब्लड वेसल हुआ है या फिर ब्लड वेसल के अंदर ही हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं। प्लेटलेट्स डैमेज हो जाती हैं तो वो फॉस्फोलिपिड को रिलीज करना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ ये जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से फैक्टर 12 का एक्टिवेशन हो जाता है। अब यहाँ पे फैक्टर 12 कैल्शियम एंड जो रिलीज फॉस्फोलिपिड्स है ये तीनों मिलकर फैक्टर 10 का एक्टिवेशन करवा देती हैं। फिर यहाँ पे फैक्टर 10 फैक्टर 5 कैल्शियम ये तीनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का एक्टिवेशन करवा देते हैं। अब यहाँ से जो पाथवे है वो पूरा सेम है, चाहे आप इंट्रिंसिक के लिए बोलिए या एक्सटेंसिक के लिए बोलिए। कौन सा पाथवे सेम है, लुक एट दिस, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, जो वहां पे ब्लड वेसल्स में जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर प्रेजेंट है, इस प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के बाद, थ्रोम्बिन इज अ टाइप ऑफ एंजाइम ओनली। अभी जो थ्रोम्बिन एंजाइम बना है वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और फाइब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एंड फाइनली क्लॉट करवाएगा। लेकिन जब ये फाइब्रिन बनता है तो खाली अकेला नहीं, मतलब कि खाली अकेले काम नहीं करता है, इस फाइब्रिन के थ्रू जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसे स्टेबलाइज करने के लिए एक और फैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर 13। ये भी एक्टिवेट किया जाता है थ्रोम्बिन एंजाइम के थ्रू। थ्रोम्बिन फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है। अब फैक्टर 13 जो होता है ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है और हेंस ये फाइब्रिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्टेबलाइज करता है एंड फाइनली जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रिन थ्रेड का वो यहाँ पे बनता हुआ दिखता है एंड फाइनल क्लॉट का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो हमने पिक्चर देखी थी यहाँ पर, ये थर्ड स्टेप एंड सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, इसी को मैंने यहाँ पे अपने फ्लो चार्ट के थ्रू जो है बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसे काम कर रही हैं, कौन कौन से फैक्टर क्या क्या रोल निभा रहे हैं ये सारी बातें हम देख चुके हैं। एक और यहाँ पे छोटा सा रिवीजन बॉक्स के तौर पे है जिससे कि आपको बाकी सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ मास्टर क्लास की। सो थ्रोम्बोसाइट जो है जब एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब कि जब डैमेज हो जाता है, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया है, तो थ्रोम्बोसाइट एंड प्लेटलेट्स और एयर ये दोनों मिलके जो है क्या करते हैं, उस एरिया में थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी हमने देखा था कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द टिश्यू फैक्टर, क्योंकि जो डैमेज होता है वो हम मेनली एक्सट्रिंसिक वाले पाथवे को लेकर चलते हैं। इन जनरल अगर देखा जाए कि कौन से पाथवे को इन जनरली लेकर चला जाता है तो वो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो मैं आपको एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक बता रही हूँ ये बहुत एडवांस एंड डिटेल लेवल में बता रही हूँ, जो कि एक मास्टर लेवल के बेसिस पे देखा जाता है। सो जब थ्रोम्बोसाइट्स एंड एयर
के कांटेक्ट होता है, मतलब कि डैमेज हो जाने के बाद, टिश्यू डैमेज हो जाने के बाद, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन का कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन में हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन के बाद जो है यहाँ पे कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन एंजाइम फिर फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, जो कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन जब नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो वहां पर WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सारे आकर वहां पे स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाला एरिया पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है और हेंस वहां से ब्लड का लीकेज बंद हो जाता है। एंड फाइनली वी से दैट कि ब्लड का वहां पे पूरा का पूरा क्लॉटिंग हो गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा पाथवे था, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिक के थ्रू भी देखा हमने, रिवीजन बॉक्स के थ्रू भी देखा, डिटेल पाथवे भी देखा, ये सारी चीजें हमने देख ली। एक बार जब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद क्लॉट रिट्रैक्शन देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ, सबसे पहले सीवर्ड वेसल्स हुआ, मतलब कि वेसल्स में डैमेज शुरू हुआ। इसके बाद प्लेटलेट जो है एग्लूटिनेट होने लगे, मतलब एक जगह पर आकर इकट्ठा होने लगे। फिर फाइब्रिन का अपीयरेंस शुरू हुआ, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शुरू हुआ। कैसे फाइब्रिन का फॉर्मेशन हुआ, अभी हमने सारा सीक्वेंस वही देखा था। फिर फाइब्रिन का क्लॉट के फॉर्म में अपीयरेंस शुरू हुआ और फाइनली क्लॉट ये जो बना, इसे ही हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, एंड फाइनल जो स्टेज होता है ब्लड क्लॉट में, उसे हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन में क्या होता है, ये वाला जो क्लॉटिंग वाला एरिया होता है वो एक ढंग से आप कह सकते हो स्टिफ हो जाता है। ठीक है, सो वंस अ क्लॉट इज फॉर्म इट प्लग द रप्चर एरिया ऑफ द ब्लड वेसल एंड दस स्टॉप द ब्लड लॉस। और एक बार जब ये क्लॉट फॉर्म हो जाता है तब जो भी फॉर्म पार्ट है क्लॉट का वो यहाँ पर आकर प्लग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डैमेज वाला एरिया यही था, यहीं से ब्लड रिलीज हो रहा था, देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड रिलीज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं प्लग का फॉर्मेशन कर दूं तो ये कैसे रिलीज होगा, अगर मैं इसको बंद कर दूं किसी चीज से तो ये कैसे रिलीज होगा, तो क्लॉटिंग के थ्रू इसी प्लग का तो फॉर्मेशन हुआ है जो यहाँ पे आके इसने ब्लड के रिलीज को रोक दिया है। ठीक है, क्लॉट रिट्रैक्शन इज द कंसोलिडेशन और टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट। तो क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वो जो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉट बना है उसको और टाइटन कर देना, उसको और ज्यादा स्टिफ एंड रफ कर देना, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वहां से ब्लड का लॉस ना हो। ठीक है, सो इट इज द टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट, जो क्लॉट बना है उसी को और टाइटन कर देना, दैट इज व्हाट द क्लॉट रिट्रैक्शन। जब ये फाइब्रिन यहाँ पे बन रहा होता है तो आपको पता है कि फैक्टर 13 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो यहाँ पे फैक्टर 13 है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो फाइब्रिन नेटवर्क बन रहा है उसको आकर स्टेबलाइज करना। तो यहाँ पे स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पे फाइब्रिन नेटवर्क प्रॉपर ढंग से काम कर पाता है। इतना ही नहीं, क्लॉट रिट्रैक्शन और क्या करता है, क्लॉट रिट्रैक्शन इट पुल द एजेस ऑफ द डैमेज वेसल्स क्लोजर टुगेदर डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फर्दर डैमेज। यानी अगर हम इन जनरल देखें तो ये कुछ ऐसा करता है। ये जो एंड है आप देख सकते हैं, ये एंड और ये एंड डैमेज हुए हैं, तो जब क्लॉट रिट्रैक्शन होता है तो ये दोनों एंड को आपस में ये मिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो एरिया में जो क्लॉट है वो एकदम आप कह सकते हो टाइट हो रहा है, तो वो उसके अंदर वाला जो पोर्शन होगा वो आपस में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, ताकि यहाँ पे जो ओपनिंग है वो बंद हो सके, जो डैमेज है वो बंद हो सके। सीधी सी बात कहें तो डैमेज को बंद करने की कोशिश होती है, और इस तरीके से जो है वो डैमेज लंबे टाइम तक परसिस्ट ना करे, इसलिए उसको आपस में ज्वाइन किया जाता है। जो दो एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको आपस में ज्वाइन किया जाता है ताकि ब्लड का लॉस और ना हो। तो इसी को हम कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, जिसमें कि फाइब्रिन क्लॉट जो बना है उसकी टाइटनिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म। यानी ये जो सारी की सारी चीजें हो रही है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इवन ये भी देखा जाता है कि जब नॉर्मल बॉडी है हमारी तो उस टाइम पे कुछ छोटे मोटे से रफनेस या छोटे मोटे से प्रॉब्लम के कारण भी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं, बट उस क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती रहे। तो ऐसा नहीं है, और वो क्लॉट इतने सीवियर नहीं होते, मतलब ऐसे क्लॉट नहीं होते हैं कि वो बहुत ज्यादा आपको डैमेज कर देंगे या बहुत ज्यादा आपका नुकसान करवा देंगे, क्योंकि वो क्लॉट फॉर्म होते हैं और बॉडी में ऐसी भी मशीनरी है जो उसको डिसॉल्व करती रहती है। तो जिसकी वजह से ये जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है कि ब्लड क्लॉट बहुत ज्यादा भी ऐसे नहीं हो रहा है बॉडी में, बिना डैमेज के भी ब्लड क्लॉट अगर होता है तो बॉडी के पास मैकेनिज्म है उसको डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन थोड़े से माइनर लेवल पे, ये बहुत बड़े बड़े क्लॉट को वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, डैमेज साइट पे जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसको बाद में डिसॉल्व भी कर दिया जाता है, क्योंकि क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि ये एरिया था, यहाँ पे ये कट लग गया, ठीक है, यहाँ पे ये कट लग गया, यानी ये पहले ऐसे था, अब यहाँ पे कट लग गया तो ये एंड और ये एंड अलग हो गया। अब जब ये दोबारा से जुड़ जाएंगे मतलब कि सक्सेसफुल हो गई है क्लॉटिंग। तो जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो वापस से क्या किया जाता है कि ये अगर एक बॉडी सरफेस था और यहाँ पे लग गया कट,
जिसकी वजह से ये वाला एरिया डैमेज हो गया। अब जब क्लॉट फॉर्मेशन किया जाता है तो वापस से इसी डैमेज को सील कर दिया जाता है और ये जो एंड है वो आपस में आके फिर से जुड़ जाते हैं और नॉर्मली फंक्शनिंग करने लगते हैं। लेकिन जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, इसका फिर क्या किया जाता है, जब ये वापस से एंड ज्वाइन होकर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो इस क्लॉट को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सो देयर आर मेनी फैक्टर जो कि इस क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ अ क्लॉट इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिन प्रोटीन प्रेजेंट था, तो अब इस फाइब्रिन प्रोटीन का लाइसिस किया जाएगा, इसलिए हम इसे फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस को हम कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। और ये कैसे होता है, लेट्स सी। व्हेन द क्लॉट इज फॉर्म्ड एन इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम कॉल्ड द प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या, प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन जब क्लॉट फॉर्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे इनएक्टिव फॉर्म में क्लॉट में ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी क्लॉट में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, बोथ बॉडी टिश्यू एंड क्लॉट कंटेन सब्सटेंस दैट कैन एक्टिवेट प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन एन एक्टिव प्लाज्मा एंजाइम। और देखने को ये मिलता है कि जब ये सारा डैमेज रिपेयर हो जाता है तो उस टाइम पे बॉडी के टिश्यू में या ब्लड में ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन या फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि प्लाज्मिनोजेन का एक एक्टिव फॉर्म है। और ये जो एक्टिव फॉर्म है वो एक टाइप का आप कह सकते हो प्रोटीन है जिसे हम एंजाइम कह रहे हैं, और ये प्लाज्मा एंजाइम होगा। यानी प्लाज्मिनोजेन का ही जो एक्टिव फॉर्म होगा वो कौन होगा, प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, और ये एक एक्टिव प्लाज्मा एंजाइम कहलाएगा। अब ये प्लाज्मिन या फाइब्रिनोलाइसिन जो बना है ये क्या करेगा, वंस द प्लाज्मिन इज फॉर्म इट कैन डिसॉल्व द क्लॉट बाय डाइजेस्टिंग द फाइब्रिन थ्रेड। और एक बार जैसे ही ये प्लाज्मिन बन गया, ये फाइब्रिन थ्रेड को डाइजेस्ट कर देगा और फाइब्रिन थ्रेड ब्रेक हो जाएंगे एंड इनएक्टिवेटिंग द सब्सटेंस सच एज द फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5 एंड 12। और जो बाकी फैक्टर्स एक्टिवेट हुए थे क्लॉटिंग के टाइम पे, लाइक फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 12, इन सभी को डीएक्टिवेट कर देगा प्लाज्मिन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये काम कैसे कर रहा है। इतने ही नहीं, बहुत से ऐसे मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंडोथेलियल सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है क्या, प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन। ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, ये थ्रोम्बेक्सिन A2 को काम नहीं करने देता है। और आपको पता है थ्रोम्बेक्सिन A2 अगर काम नहीं करता है तो देखने को ये मिलता है कि जो एडहेशन है, जो प्लेटलेट्स आकर एडहेयर हो रहे थे वो नहीं होंगे। तो बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत से मैकेनिज्म है कि बिना किसी डैमेज के अगर प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग करने लगते हैं, तो बॉडी में भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो उनको रोक दे और ये बोले कि भाई कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तुम क्यों क्लॉट कर रहे हो। क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होगी तो सीधी सी बात है, जो लिक्विड फॉर्म में ब्लड फ्लो हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इवन दैट मे लीड टू द डेथ इन द सीरियस कंडीशन। तो प्रोस्टासाइक्लिन नाम का एक फैक्टर है जो कि थ्रोम्बेक्सिन A2 को रोकने का काम करता है। और थ्रोम्बेक्सिन A2 अगर रुका तो सीधी सी बात है, जो प्लेटलेट्स का एडहेशन और रिलीज है वो रुक जाएगा और प्लेटलेट्स सेग्रीगेट होकर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि क्लॉट फॉर्म होने के बाद क्लॉट को ब्रेक भी करना होता है, यानी फाइब्रिन को ब्रेक भी करना होता है, जिसके लिए प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट किया जाता है। और प्लाज्मिन एक एक्टिव एंजाइम है और वो एक्टिव एंजाइम फाइब्रिन को क्लीव कर देता है, ब्रेक कर देता है। साथ ही साथ जो बाकी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुए थे लाइक फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 12, इन सभी को वो डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ एक नया फैक्टर हमने देखा, दैट इज दी प्रोस्टासाइक्लिन। ये क्या करता है, ये थ्रोम्बेक्सिन A2 का जो फंक्शनिंग होता है उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और इस तरीके से प्लेटलेट्स एडहेशन और रिलीज दोनों ही रुक जाता है। इसके अलावा बॉडी में देयर आर सो मेनी डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स, यानी एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि बॉडी में जब जरूरत नहीं है क्लॉटिंग की तब रोक के रखते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को उस टाइम पे काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि मान लीजिए बॉडी में कोई डैमेज नहीं है और प्लेटलेट्स एक्टिव होकर शुरू कर दिया उसने क्लॉटिंग करना, तो वो तो एक डेंजरस कंडीशन होगा। तो इसलिए बॉडी में बहुत से एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स अवेलेबल है जो कि प्लेटलेट्स के अनवांटेड फंक्शन को रोकने का काम करते हैं। सब्सटेंस दैट डिले or suppress or prevent the blood clotting are called anticoagulant. They are present in blood only, वो भी blood में ही present होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है एंटीथ्रोम्बिन, जो कि ब्लॉक करता है बहुत से फैक्टर के एक्शन को, जैसे कि हो गया फैक्टर 12, 10, 2, इन सबको रोकने का काम करता है। ठीक है, कौन, एंटीथ्रोम्बिन। सेकेंड है हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन क्या है, ये भी एक टाइप का एंटीकोगुलेंट ही है।
इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल combined with the anti-thrombin and increase its effectiveness in blocking the thrombin। और इसका भी मेन काम होता है थ्रोम्बिन को ब्लॉक करना along with the anti-thrombin, और ये प्रोड्यूस किया जाता है मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स के थ्रू। थर्ड फैक्टर होता है जो कि एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है, जिसको कि हम कहते हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन सी, दैट इज एपीसी। Inactivate the two major clotting factor not blocked by the antithrombin and enhance activity of the plasminogen activators। और ये क्या करता है, ये भी अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर को रोकने का काम करता है, और साथ ही साथ ये प्लाज्मिनोजन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी उसके एक्टिवेटर्स को बढ़ा देता है ताकि प्लाज्मिनोजन का अमाउंट बना रहे और किसी भी तरीके से क्लॉटिंग फॉर्म ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बेबीज दैट लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एपीसी ड्यू टू द जेनेटिक म्यूटेशन यूजुअली डाई ऑफ द ब्लड क्लॉट इन इन्फेंसी। यानी अगर कोई फीटस है या कोई बच्चा है जिसमें कि एपीसी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो देखा यह जाता है कि उस बच्चे में अगर ब्लड का अगर बाई चांस किसी भी तरीके से क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें एपीसी काम नहीं कर रहा है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, तो एपीसी ना प्रेजेंट होने के कारण उस बच्चे में ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है बहुत शुरुआती टाइम से ही, और उसका डेथ हो जाता है। ओके, तो ये था एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं और कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशन की, देयर इज अ मेडिकल कंडीशन जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, if blood clot too easily the result can be thrombosis, clotting is in an undamaged blood vessel। यानी हमने ये देखा कि डैमेज ब्लड वेसल में क्लॉटिंग होती है, लेकिन अनडैमेज ब्लड वेसल में अगर बहुत ही आसानी से क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है तो मेडिकल टर्म में इसे हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ द ब्लड टेक टू लॉन्ग टू क्लॉट, इसे हम कहते हैं हैमरेज। अगर ब्लड बहुत लंबा टाइम ले रहा है क्लॉट होने में तो इसको हम हैमरेज कंडीशन कहते हैं। तो इसके साथ हमने ब्लड क्लॉटिंग का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, काफी लंबा पोर्शन था ब्लड क्लॉटिंग का, बट यस आपने देखा बहुत से फैक्टर ऐसे थे जो कि डिस्कस करना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है तो आप फिर आंसर नहीं दे पाओगे अगर आप इतने डिटेल में डील नहीं करते हो तो। सो लेट्स सी कि इससे कौन से क्वेश्चन आए हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने CSIR नेट से लिया है, एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जो है मेनली देख सकते हैं कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। आप सर्च कर सकते हैं पेपर में, आपको बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है। गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्लड क्लॉट विच रिजल्ट फ्रॉम द ट्रिगर्ड चेन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ब्लड क्लॉट से रिलेटेड। आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ थ्रोम्बिन इन दी हीमोस्टेसिस। थ्रोम्बिन इनमें से कौन सा रोल करवाता है, उससे रिलेटेड फैक्टर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट यानी स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन फाइब्रिन में हो सकता है। इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? यस, डेफिनेटली ट्रू। अभी हमने प्रोसेस के थ्रू देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 13 विच स्टेबलाइज द फाइब्रिन मेश नेटवर्क। तो देखिए थ्रोम्बिन तो बहुत पहले ही एक्टिवेट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन बहुत पहले हो जाता है। उसके बाद के जितने भी प्रोसेस है हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर थ्रोम्बिन नहीं बनता तो आगे का एक्शन कंट्रोल में ही नहीं आता, आगे का एक्शन एक्टिवेट ही नहीं होता। ठीक है, थ्रोम्बिन यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, एंजाइम की बात करें, जो अभी हमने देखा था कि एंजाइम बना था। ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 13 भी होता है, थ्रोम्बिन ही करवाता है फैक्टर 13 का एक्टिवेशन, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन होता है फाइब्रिन मेश नेटवर्क का। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड देखिए, एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 12 विच प्रमोट द प्लाज्मिन एक्टिवेशन। ओके, पहली बात तो फैक्टर 12 किसी भी एंगल से प्लाज्मिन का एक्टिवेशन नहीं करवाता है, राइट। प्लाज्मिन का एक्टिवेशन फैक्टर 10 के थ्रू नहीं किया जाता है। प्लाज्मिन का एक्टिवेशन तो तब होता है जब क्लॉट को डिसॉल्व करने की बात होती है। इनफैक्ट प्लाज्मिन का एक्टिवेशन तो क्लॉटिंग का मतलब क्लॉटिंग के स्टेप में आता ही नहीं है, तो क्लॉटिंग के बाद का स्टेप है। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। लास्ट देखिए, इनहेंसमेंट ऑफ द प्लेटिलेट एग्रीगेशन। यस, फाइनल जो एग्रीगेशन होता है उसमें प्लेटिलेट का एग्रीगेशन जो हो रहा होता है उसमें फाइब्रिन मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। आंसर कौन कौन सा हो गया, ए, बी एंड डी, दैट इज द सेकंड आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया।
आप और भी क्वेश्चन सर्च कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऑल्दो हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया तो अभी आई थिंक सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मास्टर क्लासेस में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।